से बड़ी खबर के साथ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को एक सख्त निर्देश दिया कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन के अंदर करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिए जाएंगे। मतलब फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले दिन से सख्त सम्राट सरकार में लापरवाह और सुस्त अफसरों की भी खैर नहीं है। 22 दिन के अंदर सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दूसरी बार बेहद सख्त संदेश दिया है और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 26 अप्रैल को मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट ने लेट लतीफी पर पहली बार कड़ा संदेश दिया था। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। अब एक बार फिर सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को बता दिया कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिया जाएगा। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। आवेदन के 10 दिन बाद जारी होगा पहला नोटिस। 20 दिन के बाद निपटारे के लिए दूसरा नोटिस भेजा जाएगा। 25 दिन के बाद तीसरा नोटिस दिया जाएगा। 30वें दिन निपटारा नहीं होने पर कार्रवाई होगी। 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः निलंबन हो जाएगा। 19 मई यानी मंगलवार से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। उसके पहले सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अफसरों को सम्राट सरकार की तरफ से साफ चेतावनी दी गई और ये चेतावनी क्या है और किस रूप में इसे समझना जरूरी है। लापरवाही करने वाले अफसरों को सीधा फरमान दिया गया। सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही अब नहीं चलने वाली है। फाइल लटकाना और भटकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता की समस्याओं के समाधान पर सीधा फोकस इसका है। 30 दिन की एक डेडलाइन है और 31वां दिन आएगा, उस 31वें दिन सीधे सस्पेंड किया जाएगा। सम्राट सरकार लेट लतीफी को बर्दाश्त नहीं करेगी, एक साफ मैसेज है इसका। सम्राट सरकार भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है, इस दिशा में भी ये बड़ा कदम है। अफसरों को सीधा संदेश है कि घूसखोरी छोड़ो, काम में जुट जाओ। सम्राट का सिस्टम हिलाने वाला ये फरमान जो है इस वक्त आपके सामने, जिसे कहा जा रहा है कि ये बड़ा बदलाव लेकर आएगा भविष्य में, और ये अपने आप में भ्रष्टाचार पर एक सीधे तौर पर प्रहार भी है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर नजर आने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है और आज सुबह भी पटना और सीवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में जैसे खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस बदमाशों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना होगा, वरना खाली होगी सिर्फ पुलिस की गोली। गोली चलाओगे तो गोली ही खाओगे। बिहार में जारी है क्रिमिनल्स का एनकाउंटर। ऑपरेशन लंगड़ा से टूट रही अपराधियों की कमर। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना ही पड़ेगा।
बिहार पुलिस अब अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं और ये लगातार जारी है। सप्ताह के शुरुआती दिन ही सोमवार सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पता चला पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 ठिकानों पर अपराधियों का एनकाउंटर कर डाला है। पटना और सिवान में पुलिस ने अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया है। पटना में एक शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। पुलिस की गोली से अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हो गया। उसे पैर में गोली लगी है और अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी संदीप उर्फ बादल को गोली लगने पर उसे दबोच लिया गया, जबकि उसका साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने पटना के भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी, जिसके बाद से उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। तभी से पुलिस को इस केस के आरोपियों की तलाश थी। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना के IGIMS रेफर कर दिया। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में हुई ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। जो अभियुक्त था अंकित सिंह, उसने अपनी गाड़ी बंदोली मोड़ के पास से घुमाने की कोशिश करी, जिसमें वो छठ घाट के पास अनियंत्रित होकर के गिर गया। इसी क्रम में जब उसने खुद को पुलिस से चारों तरफ से गिरता हुआ पाया तो उसने अनकंट्रोल्ड वे में अनियंत्रित होकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें अभियुक्त को एक गोली लगी। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। 22 अप्रैल पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर किया गया। वो 20 लाख के जेवर लूटकांड का आरोपी था। 26 अप्रैल को नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। वो अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी था। 29 अप्रैल को भागलपुर में हुए एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। वो सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओ हत्याकांड का आरोपी था। वहीं 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या में वो शामिल था। 3 मई को सिवान में ही अपराधी सोनू यादव ढेर कर दिया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग करने का आरोपी था। 13 मई को पटना के भेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर किया गया। जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का वो आरोपी था। जबकि 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। वो मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड का आरोपी था। और 18 मई को ही पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ। शिक्षक को गोली मारने का ये आरोपी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिखने लगा है। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। पुलिस उसको लगातार जवाब देने का काम कर रही है और आगे भी करते रहे। पुलिस के तेवर से अपराधी अब थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को पुलिस उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में अब राज्य के अपराधियों का एक पूरा डेटा तैयार किया जा रहा है, जिससे उन पर शिकंजा कसना और आसान होगा। इस योजना को लेकर सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राज्य के 28 जिलों में इस काम के लिए 50 यूनिट मिल चुकी है। इस नई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिलहाल पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पत्रकार है रुको ना। तो पुलिस अपराधी के बीच मुठभेड़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां बदमाश अंकित कुमार इस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है। लूटकांड का आरोपी है अंकित कुमार, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में
घायल किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीवान सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने इसे पटना IGIMS बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। ज़्यादा नहीं अभी स्तर है, लेकिन CDAC एक गवर्नमेंट की संस्था है जो इसे डेवलप कर रही है और जगह जगह लगा रही है, हम लोगों को प्रशिक्षण दे रही है। यहाँ जेल में भी ये चालू है। हम लोगों के लिए अभी 28 जिलों के लिए 50 यूनिट प्राप्त हुआ है। नवादा में बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला है, जहां जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र के मंजौर गांव में एक छात्रा को बालू माफिया ने दिन दहाड़े रौंद दिया। बालू माफिया की तरफ से छात्रा को रौंदा गया। इस हादसे में एक स्कूली छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साइकिल के पीछे बैठा एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। घटना के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने बागी बरडीहा बरबीघा पथ को मैं गांव मोड़ के पास जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग करने लगे। दरअसल बालू से लदा एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर छात्रा को रौंदते हुए आगे निकल गया और हादसे के बाद से भागने के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट भी गया, लेकिन चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। और ये वो तस्वीर है जहां पर इस ट्रैक्टर ने एक छात्रा को सरेरार रौंदा और उसके बाद भागने के दौरान बताया जाता है कि ये ट्रैक्टर पलट जाता है। संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल विशाल, जानकारी क्या मिल पा रही है? कौन इस ट्रैक्टर का मालिक है? जी देखिए, अभी पुलिस जो है अभी यातायात को सामान करने में लगी हुई है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चलता है कि ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था। उसे जब्त कर उसके थाने लाया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर जो है उसका पिछला हिस्सा जो है वो गड्ढे में गिर चुका है और उसे निकालने का काम जारी है। फिलहाल सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। लोगों को काफी कड़ी मशक्कत के बाद, समझाने के बाद लोग जो है माने हैं, तब जाकर जो है सड़क जाम को हटाया गया है। और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि आज सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और दोनों मौत जो है वो अनियंत्रित ट्रैक्टर के ही होने से हुई है। और आज एक युवक की मौत हुई है और आज स्कूल से लौटने के दौरान बच्ची की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं लापरवाह तरीके से जो सड़क पर जो ट्रैक्टर जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए। परिजनों की मांग क्या है? देखिए, परिजन जो है वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि इस तरह की घटना जो है वो सड़क पर ना हो और जो ट्रैक्टर चालक जो है उसकी जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए और उसे पकड़ा जाए और जो उचित मुआवजा है वो देकर उन्हें दिया जाए, ताकि जो उनका जो आगे का जो भरण पोषण। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। सासाराम में बालू माफिया के आतंक का शिकार बने सिपाही मुकेश कुमार का परिवार गहरे सदमे में है। बालू माफिया ने ऐसा घाव परिवार को दिया जिसे जिंदगी भर ये परिवार भूल नहीं पाएगा। बड़ा सवाल, आखिर मुकेश के हत्यारों की गिरफ्तारी कब होगी? एक पिता की बुझी हुई आंखें, एक पत्नी का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार, एक बेबस भाई का भरा हुआ गला, फूट फूट कर रोता परिवार। ये तस्वीरें बालू माफिया के शिकार जवान मुकेश कुमार के परिवार की हैं। शहीद जवान मुकेश कुमार को तो आखिरी विदाई दे दी गई, लेकिन उसकी चिता की राख अभी ठंडी नहीं पड़ी है। लखीसराय के कोली गांव में सन्नाटा और एक अजीब सी वीरानी है। इस गांव ने एक ऐसे वीर बेटे को खो दिया जिसने बालू माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, तो उसकी आवाज को ही खामोश कर दिया गया। परिवार वालों को ऐसा सदमा लगा है जिसे जिंदगी भर भरा नहीं जा सकता। सिपाही मुकेश कुमार अपने पीछे 2 मासूम बेटी और एक बेटे को छोड़ गए। परिवार वालों को समझ नहीं आ रहा अब इनका क्या होगा। परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे हैं मुकेश को इंसाफ चाहिए। हमको बोला कि पैर में चोट है सिर्फ, उसके बाद कुछ देखने को नहीं मिला और डायरेक्ट ले गया बनारस, तो उसका बॉडी देखा है सब मिलके। गाड़ी रुकाने के लिए गया, स्पोर्ट पर धक्का पर गाड़ी से चपात करके मार दिया हमारे बाबू। अब क्या चाहेंगे सरकार से? सरकार से हमरा
पोती है, पोता है, हम हैं, हमारा घर वाली है, हमको जीविका चाहिए। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, इस बार उसको हीन कर दे। कोली गांव में मुकेश कुमार की मौत के बाद मातमी सन्नाटा पसरा है, लेकिन सासाराम पुलिस मुकेश के हत्यारों को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बड़ा सवाल है कि मुकेश को कुचलने वाला ट्रैक्टर चालक कहां चला गया? वो आसमान में चला गया या जमीन में घुस गया? अब तक ट्रैक्टर ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी? आखिर मुकेश के हत्यारों को पुलिस कब गिरफ्तार करेगी? सासाराम पुलिस क्या कर रही है? बालू माफिया की हिमाकत इतनी कैसे बढ़ गई है? न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने हैं। 14 मई को नवादा में एएसआई को जान से मारने की कोशिश की गई और फिर देखिए शनिवार को एक के बाद एक जो दूसरी घटना होती है। आखिरकार बालू माफिया के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? कब तक बालू माफिया के हाथों लोग अपनी जान यूं ही गंवाते रहेंगे? ये बड़ा सवाल इस वक्त, क्योंकि क्या बालू माफियाओं में कानून का अब जरा भी खौफ नहीं रहा? और बालू माफियाओं की इस तरह की घटनाओं के बाद से लगातार अब यह सवाल उठता हुआ कि आखिर इन घटनाओं पर विराम कैसे लगेगी। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार लगातार एक्शन की बात कह रही है। खनन मंत्री प्रमोद कुमार ने कड़े कदम उठाने के साथ ही अवैध खनन रोकने वाले अधिकारियों के बचाव और अवैध खनन करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए भी बड़ा कदम उठाने की बात कही। अवैध खनन को रोकने के लिए पूरा हमारा विभाग के सारे पदाधिकारी लगे हैं और जिस जिले में बालू खनन हो रहा है वहां के जिलाधिकारी, एसपी और स्थानीय पुलिस भी पूरी तत्परता के साथ बालू खनन को रोकने के लिए तत्पर हैं। जहां से जैसे सूचना मिलती है हमारे पदाधिकारी तत्पर होकर के और अवैध रूप से बालू खनन को गिरफ्तार कर और उन पर जो नियमतः फाइन है वो फाइन हम लोग करते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हम की बाराचट्टी विधायक ज्योति मांझी पर हुए हमले को लेकर बुरी तरह से भड़के नजर आए। उन्होंने मोहनपुर थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि विधायक ज्योति मांझी पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन पुलिस इसे गंभीरता से नहीं ले रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 7 से 8 दिनों के भीतर थाना प्रभारी पर कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनकी पार्टी डीएम और एसएसपी के आवास का घेराव कर एक बड़ा आंदोलन करेगी। दरअसल ये पूरा का पूरा विवाद रविवार की शाम तब शुरू हुआ जब मोहनपुर में गाड़ी साइड करने को लेकर एक सवारी गाड़ी में सवार लोगों ने विधायक ज्योति मांझी के साथ गाली गलौज की और उनके बॉडीगार्ड के साथ हाथापाई की गई। दिया कि 8 दिन के अंदर अगर मोहनपुर दरोगा पर कार्रवाई नहीं हुई और जो एफआईआर हुआ है उसके जो अभियुक्त हैं उनको अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष को हमने कहा है कि हम एनडीए में हैं, उसके बावजूद भी हम 7 दिन का नोटिस दे करके हम कलेक्टर और एसपी के घर का घेराव। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन में छपरा एक्सप्रेस के कोच में मिले लोहे के बक्से और बैग ने हर किसी का दिल दहला दिया। बक्से का ताला टूटा तो अंदर जो कुछ था उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। देखिए इस खौफनाक वारदात पर हमारी ये रिपोर्ट। लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जहां हर रोज हजारों मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, वहां आकर रुकती है छपरा एक्सप्रेस, जिसके S1 कोच में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस बोगी के भीतर एक खौफनाक राज छिपा हुआ है। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। बंद बक्से पर लगा ये ताला जब तोड़ा गया तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। इस लोहे के संदूक और बैग के भीतर किसी की लाडली
किसी की बहन या शायद किसी की मां के जिस्म के टुकड़े बंद थे। बेरहमी की सारी हदें पार कर कातिलों ने एक महिला की हत्या की और उसकी लाश को टुकड़ों में बांटकर इस बक्से में ठूंस दिया। बॉक्स को और बैग को खोला गया तो बॉक्स के अंदर एक डेड बॉडी जिसका केवल धड़ था, सर नहीं था, और हाथ पैर जो कि अलग पॉलीथीन में और बॉडी पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में थी। हाथ और पैक करके बैग में रखे हुए थे, जिसको यह एक महिला का शव था। आखिर कौन है ये अभागन स्त्री? किसने इसके साथ की इतनी दरिंदगी? इस बदनसीब की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पहचान मिटाने के लिए ही इसके शव के साथ ये बर्बरता की गई। पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान चलाकर पता लगाने में जुटी है। मामले के तार छपरा एक्सप्रेस से जुड़े हैं, इसलिए अब पुलिस की कई टीमें छपरा से लेकर लखनऊ तक के हर स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। देखा जा रहा है कि इस भारी भरकम बक्से को ट्रेन में किसने और कहां लोड किया था। लखनऊ में गोमती नगर एक्सप्रेस में महिला का शव मिलने की जांच छपरा में भी शुरू कर दी गई है। छपरा और आसपास के स्टेशनों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि महिला का कोई सुराग मिल सके। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस को या आरपीएफ को कोई सुराग नहीं मिला है। कानून के हाथ कातिल के गिरेबान तक कब पहुंचेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस खौफनाक वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई हमारी ट्रेनों में कोई भी कुछ भी लेकर सफर कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां बिहार बोर्ड कार्यालय के सामने किराना गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका इस वक्त जाहिर की जाती हुई। आधिकारिक रूप से आग के कारणों की पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया। घटना में हालांकि राहत ये कि कोई हताहत नहीं हुआ है। दमकल की टीम आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही अगलगी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जब घटनाएं होती हैं तो सवाल उठता है कि इससे निपटने की तैयारी हमारी कितनी थी। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार सरकार आग लगने पर कुआं खोदने की जगह आग लगने से पहले उससे निपटने की तैयारियों को दुरुस्त कर चुकी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात दी है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अगलगी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात। एआई कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। अब आग लगेगी तो तुरंत बुझेगी। गर्मी की शुरुआत हो गई है और इस मौसम में अगलगी की घटनाएं अमूमन बढ़ जाती हैं, पर इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए बिहार सरकार ने हाईटेक तैयारी कर ली है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फायर ब्रिगेड को 80 हाईटेक गाड़ियों की सौगात दी। इन गाड़ियों में 36 स्कॉर्पियो त्वरित सहायता के लिए डिजाइन की गई हैं। एआई तकनीक से लैस कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी होगी। कंट्रोल रूम के जरिए आग लगने वाली जगहों पर त्वरित और सटीक सहायता पहुंचाई जा सकेगी। सीएम की हरी झंडी मिलते ही फायर फाइटर्स ने हैरतअंगेज लाइव डेमो के जरिए अपना दमखम दिखाया। आग लगने की स्थिति में कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, हाई राइज बिल्डिंग में फायर फाइटर्स कैसे इवैक्यूएट करेंगे, ये सब कुछ लाइव मॉक ड्रिल में दिखाया गया। ये पूरा देश एक ही है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपदा है तुरंत गति से पहुंचकर उस आपदा को विपदा नहीं बनने दे, इसमें योगदान देना है। दमकल की टीम का दमखम देखकर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा, अब बिहार के लोग चैन की सांस ले सकते हैं।
हम बिहार वासियों की तरफ से जरूर कहेंगे कि हम लोगों का भरोसा बढ़ा है, हम लोगों को इत्मीनान हुआ है कि अब अग्निकांड से संबंधित किसी बड़ी आपदा को भी झेलने में हमारा अग्निशमन सेवा ये पूर्ण रूप से सक्षम है। जाहिर है गर्मी के मौसम में अगलगी की चुनौतियां बड़ी होती हैं, लेकिन सरकार की हाईटेक तैयारी और आधुनिक संसाधनों ने बिहार के लोगों को एक बड़ा भरोसा दिया है। अब देखना ये होगा कि आपदा की घड़ी में ये हाईटेक गाड़ियां और एआई तकनीक धरातल पर कितनी तेजी से एक्शन मोड में नजर आती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बड़ी खबर खगड़िया से, जहां मानसी में दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक और टेम्पू में आमने सामने की टक्कर हुई। टेम्पू में सवार सभी लोग महेश खूंट जा रहे थे और इसी दौरान ओवर स्पीड होने की वजह से ट्रक अनियंत्रित हो गया और सामने से आ रही टेम्पू से जाकर टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पू के परखच्चे उड़ गए और इसमें सवार लोग की जान जैसे सांसत में आ गई। ट्रक और टेम्पू की इसी जबरदस्त भिड़ंत में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 11 आदमी सवार था, 11 आदमी घायल हुआ, जिसमें 5 डेड बॉडी सदर अस्पताल खगड़िया आया है और 6 आदमी इलाजरत है हॉस्पिटल में, जिसमें हम लोग इंक्वेस्ट कराने आए हैं। 3 बॉडी यहाँ है और 2 उधर। पूरी मानसी ढाला मानसी पथिक होटल के पास। उनका कहना है कि एक ट्रक वाला एक ऑटो को धक्का मारते हुए उनके सफारी को धक्का मारा, फिर जाकर पिकअप वाहन के ऊपर जाके चढ़ गया। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से भाग गया। वो उसका इलाज चल रहा है, वो होश में है। दिवाकर जी जो है वो पूर्णिया के निवासी हैं और उनका 37 उम्र है, 37 साल उनका उम्र है। खबर रोहतास से, जहां डेहरी से विरोध प्रदर्शन का एक बेहद अजीबो गरीब मामला सामने आया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की। इस आह्वान से नाराज होकर डेहरी के पाली रोड स्थित श्री लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक सच्चिदानंद प्रसाद ने अपने सोने चांदी के शोरूम के ठीक सामने ही चाय पकोड़े का स्टॉल खोल दिया है। इस दुकान का बकायदा उद्घाटन डेहरी डालमिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद शशि कुमारी की तरफ से कराया गया। आह्वान किया कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदे। इसका असर हम लोग के व्यवसाय पर पूरा पड़ा है। हम लोग के दुकान से ग्राहक गायब हो गए हैं। अब चाय पकौड़ी हम लोग छानेंगे, पत्नी भी आएगी, मेरी पकौड़ी बनाएगी, हम भी बनाएंगे। बाल बच्चों को दाल रोटी खिलाना है तो क्या करेंगे? हम लोग तो सारा दुकान का बिक्री खत्म हो गया है। हमारे बहुत सारे जो हैं दुकानदार सुनार, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। उनका रोजी रोजगार पे वो ताला बंद कर दिए हैं। उनके जितना सारे सारे दुकानदार को बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और ये जहाँ सोनार की दुकान बंद करके चाय पकौड़ी की दुकान खोल रहे हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से अपील करूंगी कि ऐसा कदम ना उठाएं।